हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ ओलिगोहाइड्रोमेनास। मतलब कि जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस दौरान अगर उसके गर्भाशय में पानी कम हो जाता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि अगर किसी फीमेल के गर्भाशय में पानी कम हो जाता है तो वो किस वजह से होता है, मतलब उसे क्या कारण होते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इसके लक्षण के बारे में, जिससे अगर कोई भी फीमेल है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की और उसके गर्भाशय में पानी कम हो रहा है तो उसके लक्षणों के द्वारा आसानी से हम ये पता लगा सकें कि इसमें ओलिगोहाइड्रोमेनास की कंडीशन हो रही है और समय रहते उसको हम उचित ट्रीटमेंट उसका करवा सकें या फिर उसको दे सकें, जिससे उसको और उसके बच्चे को सेफ रखा जा सके। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है लीकिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो पानी होता है जिसके अंदर बच्चा रहता है, यूट्रस में जो बच्चा रहता है वो किसके अंदर रहता है, पानी के अंदर रहता है। तो उसी पानी के अंदर बच्चा तैरता रहता है, फ्लोटिंग करता रहता है, उसी को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड वाजाइनल ट्रैक के थ्रू क्या हो रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, लीक हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो फीमेल होती है उसके गर्भाशय में पानी कम हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी भी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की, वो प्रेग्नेंट है और उस दौरान अगर उसको लीकिंग हो रही है तो तुरंत उसको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी वजह से ज्यादा अमाउंट में पानी लॉस हो जाएगा, उसकी वजह से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी फीमेल में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो उसमें ओलिगोहाइड्रोमेनास हो सकता है और साथ ही उसको और उसके बच्चे को दिक्कत भी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है इसमें लो मैटरनल वेट गेन। मतलब कि जो फीमेल होगी जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की है उसका वेट, मतलब उसका जो वजन होगा, माँ का जो वजन होगा वो क्या होगा, कम होगा। नॉर्मल जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो पूरे टर्म अवस्था में, मतलब कि पूरे 9 महीने में उसका जो वजन होता है वो 11 किलो तक बढ़ता है। लेकिन जब ओलिगोहाइड्रोमेनास होता है तो उस दौरान जो फीमेल होती है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की है उसका वेट गेन नहीं होता है, मतलब उसका वेट नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ता भी है तो बहुत लो बढ़ता है। अगर हम इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है, मतलब कि शुरुआत के 3 महीने वाली बात करें, 1 से लेकर 3 महीने तक के, तो उस दौरान 1 किलो वजन बढ़ता है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो उस दौरान 3 से लेकर 6 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी को हम कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो उस दौरान जो फीमेल का वजन बढ़ता है वो 5 to 5.5 kg बढ़ता है, मतलब 5 से 5.5 किलो तक बढ़ता है। अब अगर हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें, थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब कि 6 से लेके 9 महीने तक के बीच का जो समय होता है उस दौरान जो फीमेल का वेट गेन होता है वो 5 to 5.5 kg होता है, मतलब कि 5 से लेके 5.5 किलो तक बढ़ता है। तो अगर इस तरह से हम देखें तो देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब शुरुआत के जो 3 महीने होंगे उसमें फीमेल का लगभग 1 किलो वजन बढ़ेगा। उसके बाद जो चौथा, पांचवा और छठवां महीना होगा उस दौरान उसको 5 से लेकर 5.5 किलो वजन बढ़ेगा। फिर 7वां, 8वां और 9वां जो महीना होगा उस दौरान भी उसका 5 से लेकर 5.5 किलो तक वजन बढ़ेगा। तो अगर हम इसको ऐड करें तो एक ये है 5, 5, 10, 11, मतलब टोटल 11 किलो उसका वजन बढ़ रहा है। एक प्रॉपर जो यहाँ पे शेड्यूल दिया गया कि इस अकॉर्डिंग जो फीमेल है उसका वेट बढ़ना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर नहीं बढ़ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि फीमेल को ओलिगोहाइड्रोमेनास हो सकता है। अब यहाँ पे अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करे और उसका वेट गेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ओलिगोहाइड्रोमेनास ही हुआ है। वेट गेन ना होने के और भी वजह हो सकते हैं। हो सकता है कि जो फीमेल है उसका न्यूट्रिशनल पैटर्न अच्छा ना हो, उसको भूख ना लग रही हो, या फिर उसको हाइपरमेसिस ग्रेविडारम हो, या फिर उसको कोई ऐसी डिजीज हो जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा रही है, या फिर हो सकता है कि उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा ना हो। तो ऐसे बहुत सी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उसका वेट गेन ना हो रहा हो। थर्ड पॉइंट है इसमें यूट्रस इज फील फुल ऑफ फीटस ड्यूरिंग पाल्पेशन। मतलब कि जब हम पाल्पेशन करेंगे तो उस दौरान यूट्रस में हमको फीटस पूरा फुल महसूस होगा। अगर यूट्रस में पानी की कमी रहती है तो उस दौरान पूरे यूट्रस में सिर्फ हमको फीटस ही महसूस होगा, पानी समझ में नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मली अगर फुल
पानी है, और उस समय अगर हम पाल्पेशन करते हैं तो उस दौरान बच्चे को जब हम पाल्पेट करके देखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा हमको टाइम लगता है उसको ऑब्जर्व करने में कि उसकी पोजीशनिंग क्या है और बच्चा किस साइड है। लेकिन अगर पानी की कमी है यूट्रस में, पानी नहीं है गर्भाशय में, तो उस दौरान जब हम पाल्पेशन करेंगे तो हमको आसानी से बच्चा मिल जाएगा, बच्चा समझ में आएगा कि जो फीटस है वो कहाँ पे है और उसकी पोजीशनिंग क्या है, हमको आराम समझ में आ जाता है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि यूट्रस में पानी कम है। तो जब हम पाल्पेशन करेंगे तो हमको पूरे यूट्रस में सिर्फ और सिर्फ बच्चा ही समझ में आएगा। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड टेंडरनेस। मतलब कि जो फीमेल है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की है उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मतलब उसको ऐसी बेचैनी या फिर असहजता या असुविधा जैसा महसूस होगा, साथ ही उसको टेंडरनेस मतलब एक कड़ापन लगेगा। क्यों कड़ापन लग रहा है और क्यों उसको असुविधा हो रही है? क्योंकि जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है और उस दौरान अगर उसके यूट्रस में पर्याप्त पानी रहता है तो जो बच्चा होता है वो आराम से उसमें फ्लोट करता है, आराम से तैरता है, इधर से उधर मूव करता है। लेकिन जब पानी कम रहता है तो बच्चे को मूव करने में भी दिक्कत होती है, उसका मूवमेंट भी कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा एक जगह पड़ा रहता है या फिर उसका जो मूवमेंट होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर ऐसा होता है कि बच्चा मूवमेंट नहीं करता वो या फिर वो यूट्रस में कहीं एक तरफ रहता है तो उस समय जो फीमेल होती है उसको असुविधा होती है, उसको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, साथ ही उसको टेंडरनेस मतलब उसको कड़ापन जैसा लगता है। अगर ओलिगोहाइड्रोमिनास है तो उसमें ये लक्षण भी हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है फंडल हाइट लेस देन जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज मतलब कि जो फंडस हाइट होगी वो जेस्टेशनल एज मतलब कि गर्भावस्था की जो टाइम ड्यूरेशन होती है, जो समय होता है, उसकी अपेक्षा जो फंडस की हाइट होगी वो कम होगी। अगर मान लीजिए किसी भी फीमेल की प्रेगनेंसी को 5 महीने हुए हैं तो 5 महीने में जितना फंडस की हाइट होनी चाहिए मतलब जितना ऊंचाई होनी चाहिए यूट्रस की उतनी नहीं होगी, उससे कम होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यूट्रस में पानी की कमी है। जब प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो उस दौरान फंडस हाइट भी बढ़ती है, क्योंकि साथ में बच्चा भी बढ़ता है और एमनियोटिक फ्लूइड भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे एमनियोटिक फ्लूइड भी बढ़ता है, लेकिन बच्चे की अपेक्षा एमनियोटिक फ्लूइड कम ही बढ़ता है। ऐसा नहीं कि अब बच्चे का वेट जितना बढ़ रहा है उतने अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड भी बढ़ेगा, लेकिन ये दोनों बढ़ते हैं, बच्चा और पानी। लेकिन अगर पानी कमी रहती है तो उस दौरान बच्चे का भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है और फंडस हाइट भी नहीं होती है सामान्यतः जितनी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी, होगी लेकिन कम होगी। ऐसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें कि सपोज ये यूट्रस है तो यूट्रस में मान लीजिए ये अम्लाइकस का पार्ट है, तो अगर फंडस हाइट मान लीजिए 20 वीक की अगर हम बात करें, 20 वीक का मतलब कि 5 मंथ, मतलब कि अगर 5 महीने में किसी भी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव किया और अगर उसकी प्रेगनेंसी को 5 महीने हो गए तो 5 महीने में हम देखेंगे कि नॉर्मली अगर उसकी फंडस हाइट बढ़ेगी तो वो अम्लाइकस तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर ओलिगोहाइड्रोमिनास है मतलब पानी की कमी है तो उस दौरान जो उसकी फंडस हाइट होगी वो अम्लाइकस से नीचे ही रहेगी, अम्लाइकस तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि उसके गर्भाशय में पानी की कमी है जिसकी वजह से उसके बच्चे का भी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। तो ये सबसे कॉमन सा सिम्टम है, सबसे कॉमन सा लक्षण है जिसको हम आसानी से देख के ही पहचान सकते हैं। 6 पॉइंट है इसमें एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जिसको हम AFI भी कहते हैं, ऑफ 5 सेंटीमीटर और लेस। मतलब कि जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होगा वो 5 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर से कम भी हो सकता है अगर फीमेल को ओलिगोहाइड्रोमिनास है मतलब और उसके गर्भाशय में पानी की कमी है। नॉर्मल जो AFI होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जब एमनियोटिक फ्लूइड कम रहता है, ओलिगोहाइड्रोमिनास होता है, तो उस समय एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कम हो जाता है। इसको हम जब मेजर करते हैं तभी हमको ये पता चलता है, ऐसे हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। नेक्स्ट इसमें 7th पॉइंट है लैक ऑफ फीलिंग मूवमेंट ऑफ फीटस। मतलब कि जो गर्भाशय में बच्चा है उसका जो मूवमेंट होगा उसमें कमी हमको महसूस होगी, फील होगी। जब हम पाल्पेशन करेंगे तो उस दौरान
हमको ये महसूस होगा कि जो बच्चे का मूवमेंट है वो कम हो रहा है, या फिर जो माँ है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, अगर हम उससे पूछेंगे तो वो भी बताएगी कि उसका जो बच्चा है वो बहुत कम मूव कर रहा है या फिर बहुत ही रेयर मूव कर रहा है। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्भाशय में भी पानी की कमी हो सकती है, इसकी वजह से बच्चे का मूवमेंट अच्छा नहीं है। अब बच्चे के मूवमेंट ना होने की और भी वजह हो सकती है, लेकिन हम ऑलिगोहाइड्रोमिनास पढ़ रहे हैं तो ऑलिगोहाइड्रोमिनास में ये एक लक्षण रखा गया है कि अगर बच्चा अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि गर्भाशय में पानी की कमी है। 8th पॉइंट है absence of fetus बैलूटमेंट, मतलब कि जो बच्चा होगा उसमें बैलूटमेंट एब्सेंट होगा। अब बैलूटमेंट क्या होता है? बैलूटमेंट का मतलब होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बाहर से अपने फिंगर के थ्रू पुश करके उसको फील करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने जगह से हट जाता है, और जैसे ही हम अपने फिंगर को हटाते हैं तो फिर वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, इसे वो कहते हैं बैलूटमेंट। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बच्चे की बात कर रहे हैं तो जब बच्चे को हमको ऑब्जर्व करना रहता है, पाल्पेट करना रहता है, तो उस दौरान हम दो तरह के बैलूटमेंट का यूज करते हैं। एक होता है इंटरनल बैलूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल बैलूटमेंट। एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल बैलूटमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि अपने दोनों हैंड से जो यूट्रस होता है उसको पाल्पेट करके देखते हैं। तो जैसे ही हम पाल्पेट करते हैं उस दौरान जब हम अपने फिंगर के थ्रू पुश करते हैं, जो फंडस होता है वहां पे पुश करते हैं, तो जो बच्चा होता है वो रीबाउंड करता है, मतलब कि वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, यूट्रस में है वो मूव कर जाता है, और जैसे ही हम अपने फिंगर हटाते हैं वो पुनः उसी स्थिति में वापस आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने, तो जैसे मान लीजिए अगर कोई बैलून है और अगर उसमें हमने एयर भर रखी है तो आप देखेंगे कि जब आप अपनी फिंगर उस पर पुश करेंगे, एक दबाव डालेंगे, तो वहां पे एक स्पेस बन जाएगा, वहां की हवा हट जाएगी, लेकिन जैसे आप अपनी फिंगर हटाएंगे फिर से वो जगह कवर हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं बैलूटमेंट। तो जब हम एक्सटर्नल बैलूटमेंट करते हैं तो उस दौरान प्रोसेस यही होता है कि जैसे हम अपने फिंगर से पुश करते हैं यूट्रस पे, बच्चा वहां से रिबाउंड करके हट जाता है और फिर फिंगर हटाते हैं तो वहीं पे वापस आ जाता है। ये हम प्रोसेस जब प्रेगनेंसी 20 वीक की या फिर 5 महीने की हो जाती है तो उस दौरान आराम से कर सकते हैं। वहीं पे जो इंटरनल बैलूटमेंट होता है, तो इंटरनल बैलूटमेंट हम वजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू करते हैं। वजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू जब हम 2 फिंगर इंसर्ट करते हैं और बच्चे को फील करने की कोशिश करते हैं तो बच्चा पुश हो जाता है, मतलब कि वो अपने जगह से हट जाता है, और जैसे ही हम अपनी फिंगर आउट करते हैं बच्चा पुनः उसी स्थिति में उसी जगह पे वापस आ जाता है। तो इसी को कहते हैं बैलूटमेंट। तो ये तो हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑलिगोहाइड्रोमिनास है उस दौरान अगर हम बैलूटमेंट करते हैं तो ये एब्सेंट रहेगा, उस दौरान हमको उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बैलूटमेंट होगा ही नहीं। जैसे अगर हम यूट्रस पे अपनी फिंगर रख के पाल्पेट करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा पुश करेंगे फिंगर को, तो वहां पे हमको कुछ ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि कोई चीज वहां से हट रही है या फिर वहां पे कोई स्पेस बन रहा है या फिर कोई अंदर से ऐसा हलचल हो रही है, हमको कोई इसमें चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ बैलूटमेंट, मतलब कि बैलूटमेंट वहां पे नहीं रहेगा। 9th पॉइंट है इसमें फीटल पार्ट्स एंड पोजीशन इजली पाल्पेटेबल, मतलब कि जब हम पाल्पेशन करेंगे तो उस दौरान जो बच्चे के पार्ट्स होंगे और उसकी जो पोजीशन होगी वो हम बहुत आसानी से उसको महसूस कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि ऑलिगोहाइड्रोमिनास है, तो ऑलिगोहाइड्रोमिनास में फंडस जो हाइट है वो ऑलरेडी कम है और दूसरा की पानी की कमी है। तो जब पानी की कमी है तो बच्चा हमको आराम से महसूस होगा कि उसके जो पार्ट्स हैं, मतलब उसका जो हेड है वो किधर है और उसके जो लिम्स हैं वो किधर है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चे की पोजीशनिंग क्या है। तो ये चीज यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऑलिगोहाइड्रोमिनास है तो ये हमको आसानी से उसमें साइन सिम्टम दिखेगा कि उसके यूट्रस में पानी कम है, इसकी वजह से हम उसका जो पार्ट है और उसका जो पोजीशन है आराम से उसका पता लगा सकते हैं। अगर पानी अधिक रहता तो फिर क्या होगा, बैलूटमेंट भी रहता, और जब हम उसको पाल्पेट करते तो बच्चा रिबाउंड भी करता, जिसकी वजह से आसानी से हम उसके पोजीशन का, उसके पार्ट्स का पता नहीं लगा पाते। तो अगर ऑलिगोहाइड्रोमिनास है तो उस दौरान हम जो बच्चे का पोजिशनल पार्ट्स है इजिली उसको हम पाल्पेट करके महसूस कर सकते हैं। 10th पॉइंट है इसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन इज कॉमन इन ऑलिगोहाइड्रोमिनास,
मतलब कि अगर गर्भाशय में पानी की कमी है तो उस दौरान जो बच्चे का प्रेजेंटेशन होगा वो ब्रीच प्रेजेंटेशन होगा। ये कॉमन है, सामान्यतः होता है। जैसे कि अगर किसी भी फीमेल में गर्भाशय में उसके पानी की कमी नहीं है तो उस दौरान जो प्रेजेंटेशन है वो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर पानी की कमी है तो 90% ये देखा गया है कि जो बच्चा होगा वो उल्टा होगा। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बच्चे की पोजिशनिंग का उल्टा होना। जैसे अगर ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, अब यूट्रस का ये अपर पोल है और ये लोअर पोल है। तो अगर हम बच्चे के प्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर मान लीजिए कि बच्चे का प्रेजेंटेशन ऐसे है, मतलब कि ये उसका हेड है और ये उसका लेग की तरफ बैक साइड है, तो अब इस प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो ये सबसे क्या होता है कि आइडियल प्रेजेंटेशन होता है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी 90% होती है। लेकिन हम यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन की बात करें कि ऑलिगोहाइड्रोमिनास होगा तो ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी। तो उस दौरान बच्चे की पोजिशनिंग क्या होगी, तो उस दौरान जो बच्चे की पोजिशनिंग होगी उसमें बच्चे का जो हेड होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ऊपर बच्चे का हेड होगा और नीचे बच्चे के पैर होंगे। तो यही चीज है ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो अगर ऑलिगोहाइड्रोमिनास है तो इसमें कॉमनली देखने को मिलता है कि जो बच्चे की प्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, वो ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी। 11th पॉइंट है SGA इज कॉमन डिटरमाइंड बाय USG। मतलब कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो बच्चा है उसको स्मॉल जेस्टेशनल एज, मतलब कि जितनी गर्भावस्था के दौरान बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए उसकी अपेक्षा जो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, उसका जो वेट होगा, उसकी जो हाइट होगी वो कम होगी, उसी को बोलते हैं स्मॉल जेस्टेशनल एज। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उस दौरान पता चल जाएगा कि जो बच्चे का वेट है और उसकी जो हाइट है वो सामान्यतः कम है, जितनी बच्चे की होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो ये भी एक लक्षण है किसका, ऑलिगोहाइड्रोमिनास का। अगर ऑलिगोहाइड्रोमिनास है, गर्भाशय में पानी की कमी है, तो उसकी वजह से जो बच्चा है उसका प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा, उसकी हाइट, उसका वेट कम होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चे की साइज होगी वो सामान्य बच्चे की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि गर्भाशय में पानी की कमी है जिसकी वजह से प्रॉपर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक लक्षण है ऑलिगोहाइड्रोमिनास का। तो ये जितने भी साइन सिम्टम है इसके थ्रू हम आसानी से पता कर सकते हैं कि अगर किसी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की है और उसके गर्भाशय में पानी की कमी है तो कौन कौन से उसको लक्षण दिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी फीमेल है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, अगर उसके गर्भाशय में पानी की कमी होती है तो उसको कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है और उस दौरान हमको कौन कौन से जांचें उसमें करवानी चाहिए जिससे हम पूरी तरह से ये श्योर हो जाए कि हाँ उसको ऑलिगोहाइड्रोमिनास ही हुआ है और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।